नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। हमारे संस्थान की तरफ से जो हिंदी व्याकरण के संबंध में पिछले वीडियो जारी किए गए थे, उस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी और वो ये थी कि व्याकरण का सुविधाजनक तरीके से अध्ययन करने के लिए व्याकरण को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार में, ठीक है ना। और उसमें मैंने बताया भी था कि हम आने वाले वीडियो में सबसे पहले वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार के बारे में मैंने ये भी बताया था कि वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या जाता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण क्या है, वर्णों के भेद, वर्णों के आपसी संयोग और वर्णों से संबंधित अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ण आखिरकार होते क्या हैं, ठीक है ना। सामान्य तौर पे जो वर्ण की परिभाषा दी जाती है, कैसे दी जाती है, कहा जाता है वर्णों के बारे में कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इस परिभाषा में 2 मुख्य बातें आपको दिखलाई देंगी। पहली बात यह कि वर्ण के बारे में ये कहा जाता है कि वर्ण मूल ध्वनि है, और दूसरी बात यह कि वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है। यानी पहला तथ्य क्या है वर्ण के संबंध में कि वर्ण मूल ध्वनि है, और इसकी जो दूसरी विशेषता है, दूसरा तथ्य है वो क्या है कि वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हम इन 2 तथ्यों के आधार पे वर्णों को और स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है ध्वनि, उसके बाद हम लोग बाकी अन्य चीजों का विचार विमर्श करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार ध्वनि क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मुख से जो आवाज निकलती है, यानी कि मुंह से जो आवाज निकलती है ना, ठीक है, जैसे कि कंठ से होते हुए हवा बाहर निकलती है तो मुख से वो आवाज निकलती है, उसी आवाज को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। यानी मुख से निकलने वाली आवाज को ही ध्वनि कहा जाता है हिंदी व्याकरण के संदर्भ में, ठीक है। तो हम उन्हीं ध्वनियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ध्वनि भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जिनका कुछ अर्थ होता है और एक ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि ध्वनियाँ भी सार्थक और निरर्थक होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बोल दें राम, तो राम जैसे मुंह से एक ध्वनि निकली, शाब्दिक ध्वनि, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम का अर्थ है यानी किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन कुछ अजीब तरह की मुंह से आवाज निकालें तो वो जो ध्वनि निकलेगी ना, वो क्या होगी, सार्थक नहीं होगी, निरर्थक होगी, ठीक है ना। तो हम जिस भी ध्वनि की चर्चा करेंगे सार्थक ध्वनि की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुंह से निकलने वाली आवाज को ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम मुंह से कोई शब्द निकालते हैं यानी किसी शब्द को बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमने शाब्दिक ध्वनि मुंह से निकाला, ठीक है ना। तो अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि वर्ण मूल ध्वनि है, क्यों कहा जाता है वर्ण को मूल ध्वनि, उसको समझिएगा। यानी हमारे मुंह से जितनी भी शाब्दिक ध्वनियां निकलती है ना, उन सभी शाब्दिक ध्वनियों यानी शब्दों का जो निर्माण होता है वर्णों से ही होता है। समझ में आई बात ना। यानी मुंह से निकलने वाली सभी शाब्दिक ध्वनियों का निर्माण वर्णों से ही होता है, इसीलिए वर्णों को मूल ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ण को मूल ध्वनि क्यों कहा जाता है अब समझ चुके होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमोल, इमली, उमा, कहानी, कल्प, कुछ भी बोले, ये सभी जो शाब्दिक ध्वनियां आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सब का निर्माण किन से हुआ है, इन सब का निर्माण वर्णों से ही हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, वर्णों को मूल ध्वनि कहेंगे, ठीक है ना। यानी सभी शाब्दिक ध्वनियों का निर्माण वर्णों से ही होता है, इसीलिए वर्णों को मूल ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। अब आगे इसकी जो दूसरी विशेषता है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक शब्द आपको दिखाई देगा अमोल, अमोल एक शाब्दिक ध्वनि है, ठीक है ना। लेकिन जब इसके टुकड़े करेंगे ना, इसका खंडन करेंगे तो क्या होगा, टुकड़ों में बढ़ सकता है, इसका खंडन हो सकता है, तो इसको तो क्या बोल सकते हैं, इसको वर्ण नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जब इसका खंडन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अ, म, ओ, ल, अ। समझ में आई बात ना। तो ये जो है यहाँ पे जो संकेत लिख करके दर्शाया गया है, यहाँ पे जिन ध्वनियों के संकेतों को दर्शाया गया, ये सब क्या है, वर्ण है। क्यों है वर्ण, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहा गया ना कि वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हम अ का खंडन करें तो अ का खंडन नहीं होगा, समझ में आई बात ना। म को और खंडित करना चाहें तो म का खंडन नहीं हो सकता, ओ को तोड़ेंगे तो ओ अब अन्य सरल रूप में नहीं टूट सकता, समझ में आई बात। ऐसे ही करके विभिन्न शब्दों के यहाँ पे क्या किए गए, खंडन किए गए हैं, और खंडन करने के बाद जो छोटी छोटी ध्वनियां यहाँ पे आपको मिल रही हैं, उन छोटी ध्वनियों को अब और खंडित हम नहीं कर सकते हैं, समझ में आई बात ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है, वर्ण जो होते हैं उनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। शब्दों को
छोटी छोटी ध्वनियों में तोड़ने के बाद जो छोटी छोटी ध्वनियां मिल रही हैं, अब उनको दोबारा अन्य भागों में खंडित नहीं किया सकता, इसलिए क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। सही बात है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जब शब्दों का खंडन किया है तो यहाँ पे क्या होता है कि अनेक वर्णों के नीचे एक चिन्ह दिखाई देगा। जैसे म के नीचे चिन्ह दिखाई देगा, ल के नीचे, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे म के नीचे, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है ना, ल के नीचे हल्का चिन्ह दिखाई देगा। उसी प्रकार यहाँ पे म के नीचे, क के नीचे, ह के नीचे, न के नीचे, क के नीचे, ल के नीचे, प के नीचे, यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इन चिन्हों को क्या कहा जाता है? इन चिन्हों को बोलते हैं हल्का चिन्ह। ठीक है, ये क्यों दिए गए हैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ। अब देखिए क्या होता है, आप तो समझ गए कि वर्ण क्या होता है, यानी वर्ण मूल ध्वनि होते हैं और वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णों को मूल ध्वनि कहने के पीछे वजह यह है कि जितनी भी शाब्दिक ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं उन सब का निर्माण किन से हुआ है? वर्णों से हुआ है, इसलिए वर्णों को मूल ध्वनि कहा जाता है और इसके खंड या टुकड़े तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वर्ण है ना, उनको दो प्रकार में रखा गया है, उनको दो टाइप में रखा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित करने के पीछे वजह क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ण है ना जिनका उच्चारण अगर हम करना चाहें तो खुद ब खुद उनका उच्चारण नहीं हो सकता। उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः हो जाता है, उनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो इसमें वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, और जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उनको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया, यानी व्यंजन वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब एक और विशेषता समझिए, स्वर और व्यंजन में एक और कुछ विशेषताएं हैं, कुछ और विशेषताएं, उनको सुनिए ध्यान से। दरअसल क्या होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, कंठ से आवाज निकलती है और वहां से हवा निकलते हुए मुख के अंदर से होते हुए बाहर निकलती है। ठीक है ना, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करें, किसी भी मतलब ध्वनि अगर हम निकालें मुख से तो क्या होता है, हवा निकलती है तभी ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो अंदर से जो हवा निकलती है उसको हम लोग प्राण वायु बोलते हैं। ठीक है ना, वर्णों का उच्चारण करते समय, शब्दों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर से जो वायु निकलती है बाहर की तरफ उसको प्राण वायु कहा जाता है। तो होता दरअसल ये कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं ना तो प्राण वायु कंठ से होते हुए बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुख के अंदर मौजूद अंग जैसे कि जीभ, होठ, दांत, ये क्या करते हैं, प्राण वायु के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाते। कब नहीं पहुंचाते? जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो प्राण वायु डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सीधे बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का। ठीक, अगर हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब कंठ से हवा बाहर निकलते हैं, यानी यहाँ से होते हुए बाहर निकलती है, तो रास्ते में, ठीक है ना, रास्ते में जीभ, कंठ की नली, ओठ या दांत क्या करते हैं, प्राण वायु के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, तब जाकर के व्यंजनों का उच्चारण होता है। ठीक है, क्लियर है। तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, आप समझ गए हैं, और उच्चारण करने में किस तरह से प्राण वायु निकलती है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया था हल के चिन्ह के बारे में, तो दरअसल क्या होता है, व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं ना कि जो अपने शुद्ध रूप में होते हैं तो उनका उच्चारण हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रूप में कोई भी व्यंजन वर्ण क्या होता है, हल के चिन्ह के साथ आता है। जैसे यहाँ पे क है, क के नीचे हल का चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने शुद्ध रूप में है और इसका उच्चारण, भले मैं इसको क बोल रहा हूँ लेकिन इसका उच्चारण क के जैसा नहीं होगा। ठीक है, इसको क हम तभी बोल सकते हैं यदि इसके साथ अ को संयुक्त कर दे। जैसे यहाँ पे शुद्ध रूप में क है, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप में है तो इसको हम क नहीं बोल पाएंगे। ये क बोलने का मतलब क्या होता है, ध्यान से क्या, जब इसके साथ अ का संयोग कर दिया जाता है, यानी इस ध्वनि के संकेत के साथ अ को मिला दिया जाता है, तब जाकर के जो ध्वनि बनते हैं वो होती है क। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी व्यंजन होते हैं ना शुद्ध रूप में क्या होते हैं, उनके नीचे हल का चिन्ह होगा और उनका उच्चारण करने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ेगी, ऐसे ही मुक्त रूप से उच्चारण करने के लिए। हाँ, अगर शब्दों में आ जाए, अगर व्यंजन वर्ण शब्दों के अंदर आते हैं तो वहां पे क्या होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हम
किसी स्वर का मतलब किसी स्वर की सहायता लेंगे, या तो अ हो सकता है, आ हो सकता है, या कोई अन्य प्रकार का स्वर। अगर किसी स्वर की सहायता व्यंजन का उच्चारण करने के लिए नहीं ले रहे हैं, तब ये हो सकता है कि वो जो व्यंजन वर्ण होगा वो किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होकर के आएगा, यानी कि जुड़ करके आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ पे अमूल शब्द में क्या है, अस्वतंत्र है, लेकिन म किसके साथ आ रहा है, ओ के साथ आ रहा है, यानी व्यंजन है और स्वर ओ के साथ मिलकर आ रहा है। ल स्वतंत्र नहीं है, ल अ के साथ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा इमली में ई स्वतंत्र है, म के साथ आ रहा है, ल के साथ ई आ रहा है। उसी प्रकार उमा में उ स्वतंत्र है, म के साथ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। कहानी में क स्वतंत्र नहीं है, क अ के साथ आ रहा है, यानी क की सहायता अ कर रहा है, ह की सहायता आ कर रहा है, ठीक है ना, और न की सहायता यहाँ पे ई कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार कल्प में क की सहायता अ कर रहा है। अब देखिए जो ल है ना, यहाँ पे ल अपने शुद्ध रूप में है, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा था कि जब भी कोई व्यंजन आएगा या तो किसी स्वर को अपने साथ रखेगा या फिर किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ क्या होगा, संयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ल और प क्या है, संयुक्त हैं और इनके साथ अ शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्यंजनों के साथ क्या होता है, यानी कि व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ एक व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना चाहते हैं तो उसके लिए अ की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन जब किसी शब्द में उसका उच्चारण करना पड़ता है तो या तो व्यंजन के साथ कोई स्वर आएगा या फिर व्यंजन संयुक्त रूप में आएंगे, ठीक है। अब जो इसके बाद आगे का वीडियो होगा उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में और डिटेल में और विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। खैर आगे का जो वीडियो होगा उसमें वर्णमाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी संस्थान की तरफ से, और वर्णमाला में जो अक्षर है वर्णमाला में जो वर्ण है कौन से वर्णों को किस तरह के वर्ण की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आती है, अंतस्थ आता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ऐसे करके संयुक्त वर्ण आते हैं। इनको सबको मतलब कैसे करके रखा गया उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।